तो आज हम यूपी टेट का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मानसून वन, साइबेरिया का टेगा वन या यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय वन? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, साइबेरिया का टेगा वन इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये वन उत्तरी गोलार्ध में 50 से 65 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं और यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी एवं विषम होती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है पहला, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है, या बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा ही इसका सही उत्तर है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। यह इसका सही उत्तर है। जिससे क्या होता है, जिससे अंदर का तापमान अधिक रहता है और वहां रहना आसान रहता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टूटता तारा क्या है, यानी उल्का क्या है? ऑप्शन है पहला, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, या एक समान गति से चलने वाला तारा, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। टूटता तारा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, इसे कहते हैं टूटता तारा। दोस्तों याद रखिएगा, टूटता तारा एक उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ये धूल एवं गैस से बने होते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं तथा घर्षण के कारण जलने लगते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने यह पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर नाम था। तो याद रखिएगा, इनका मूल नाम मूल शंकर नाम था। यह इसका सही उत्तर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो सुमेलित पूछ रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ भी सुमेलित नहीं करना है। यहाँ पर सीधे सीधे इसके आंसर दिए हुए हैं, सामने इसके सही सही आंसर दिए हैं, तो यहाँ पर सुमेलित करने की आपको जरूरत नहीं है। तो कलमकरी कला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। पिथौरा कला कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और भारत में कुल कितने टाइगर हैं? 3167 हैं। कितने हैं? 3167 हैं भारत में टाइगर। और दोस्तों याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है। वर्ली कला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? यह बिहार की है। तो याद रखिएगा, मधुबनी कहाँ की है? बिहार की कला है। तो दोस्तों ये सारे सुमेलित हैं जो कि आमने सामने दिए हुए हैं। इसके बाद 126वां प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 25 वर्ष होनी चाहिए। और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है 25 वर्ष, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब पादप व्यवस्था को प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाता है तो संरक्षण को क्या कहते हैं? स्थान रहित, परिस्थानिक, जीवे या पात्र? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। जब पादप व्यवस्था को प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाता है तो संरक्षण को क्या कहते हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है परिस्थानिक, इसका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, जब पादप व्यवस्था को प्राकृतिक
प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को परिस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, पौधे, ऊतक और संवर्धन आदि आते हैं। यह इसका सही उत्तर है, परिस्थानीय। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरियो, वॉशिंगटन या स्टॉकहोम? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसमें 154 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने देशों ने लिया था? इसमें 154 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाथी के लिए है, यह उत्तराखंड में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो सुमेलित नहीं है वह है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह हंगुल के लिए नहीं है। यह किसके लिए है? यह हाथी के लिए है। तो याद रखिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? हाथी के लिए है। और यह कहाँ पर है? यह केरल में स्थित है। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हाथी के लिए है और मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है और यह हाथी के लिए है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है और यह बाघ के लिए है। और जो सुमेलित नहीं था वह था अंगुल, जो कि यहाँ पर क्या आएगा? हाथी आएगा। तो याद रखिएगा, चारों ही नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है और असम में ही कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होगी? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बढ़ती है। याद रखिएगा, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। विषुवत रेखा के पास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा के पास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो जैव विविधता किससे संबंधित है? रॉबर्ट जैकिंग, यानी जैव विविधता के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट जैकिंग ने बताया था। इकोसिस्टम इकोसिस्टम किसने शब्द दिया था? एजी टॉन्सले ने दिया था। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो याद रखिएगा, तीनों ही सही सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? चीन, कोस्टारिका, यूएसए या स्विट्जरलैंड? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? दोस्तों इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड विश्व का एक ऐसा देश है जहां संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। इसके बाद 133वां प्रश्न देखेंगे। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डैटी बोर? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जैविक समुदाय में पाए जाने वाले शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और मांसाहारी द्वितीयक होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी
द्वितीयक होते हैं और तृतीयक, यानी दोनों ही होते हैं, याद रखिएगा। मांसाहारी द्वितीयक एवं तृतीयक दोनों ही प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वह द्वितीयक और तृतीयक दोनों ही प्रकार के होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और इसी प्रकार सर्वाहारी भी तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वह सर्वाहारी होते हैं। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है वह कौन है? शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं, या ओमनीवोर कहते हैं? सही उत्तर क्या है इसका? दोस्तों, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कैवेंजर। दोस्तों, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहते हैं, तथा जो जीव अपना भोजन मृत तथा अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, एक्सीटोबैक्टीरिया आदि सभी मृतजीवी जीव हैं। कैसे हैं? मृतजीवी जीव हैं। कौन कौन से मृतजीवी जीव हैं? लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टीरिया, सभी यह कौन से हैं? मृतजीवी जीव हैं। मृतजीवी जीव हैं। तो दोस्तों, बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1970, 1971, 1972 या 1973? सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1972। याद रखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1972 में पारित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है? रेडियोधर्मी पादप, स्वतः चलित वाहन, उद्योग या कीटनाशक? सही उत्तर क्या है इसका? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है? स्वचालित वाहन होते हैं। क्या होते हैं? स्वतः चलित वाहन होते हैं। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन नगरों में वाहनों की संख्या अधिक होती है। इन वाहनों के धुएं से CO2, CO, PV, Hg और H2S, धूल कण तथा अन्य कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, जिससे वहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है स्वतः चलित वाहन, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट क्या है? PAN क्या है? जिसकी फुल फॉर्म क्या है? PAN, इसकी फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट, जो कि पैन की फुल फॉर्म है। तो बताइएगा, पैन क्या है? एसिडिक डाई, पादप हार्मोन, गौड़ प्रदूषक या विटामिन? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है गौड़ प्रदूषक होते हैं पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट। तो दोस्तों, याद रखिएगा, पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट एक गौड़ प्रदूषक है। इसका निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बनों की प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इनसे छाती में बेचैनी तथा श्वसन क्रिया में कठिनाई होती है। इसमें होती है, इनसे छाती में बेचैनी तथा श्वसन क्रिया में कठिनाई होती है। यह इसका सही उत्तर है। गौड़ प्रदूषक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है। इसे CO2 भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि यह गैस सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु पार्थिव विकिरण को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। जल वाष्प, मीथेन आदि गैसें भी ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं। कौन कौन सी? जल वाष्प, मीथेन आदि गैसें भी
ग्रीन हाउस गैस कही जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है, याद रखिएगा। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ पर स्थित है? वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर CFC के कारण ओजोन परत अत्यंत हल्की हो गई है, जिसे ओजोन छिद्र का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है जिसे? याद रखिएगा, यहाँ CFC के कारण ओजोन परत कैसी हो गई है? हल्की हो गई है, जिससे ओजोन छिद्र का नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका के ऊपर, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, और नाग जिसे कोबरा कहते हैं जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और इसके बाद अगला ऑप्शन है तीसरा, और अगला ऑप्शन है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा ऑप्शन है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा कथन इसका सही उत्तर है। पहला, दूसरा और चौथा। चौथा कथन है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और पहला और दूसरा कथन है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, और नाग जिसे कोबरा कहते हैं जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो इसका सही उत्तर था पहला, दूसरा और चौथा कथन इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिंकोना प्लांट, यूकेलिप्टस, ऑन्कोनाइट प्लांट? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। कुनैन नामक दवा कहाँ से प्राप्त होती है? बताइएगा किस पौधे से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है सिंकोना प्लांट से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है, यह इसका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, कुनैन नामक दवा सिंकोना प्लांट से प्राप्त की जाती है। यह मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए? मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए कुनैन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप से संचित होता है? ग्लूकोज, सरल शर्करा, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा, हरे वर्णक के रूप में? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा द्वारा संचित होता है, यह इसका सही उत्तर है। इसके बाद 144वां प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मूली, शलजम, गाजर आदि किसके उदाहरण हैं? जड़, तना, अभिस्तंभ जड़ें या सल्क पत्र? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। मूली, शलजम, गाजर आदि किसके उदाहरण हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, मूली, शलजम हो चाहे गाजर हो, यह सभी उदाहरण होते हैं जड़ के। किसके उदाहरण होते हैं? यह सभी जड़ के उदाहरण होते हैं। और जबकि दोस्तों प्याज, आलू, अदरक ये सभी तने के उदाहरण होते हैं। तने के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? प्याज, आलू, अदरक ये सभी तने के उदाहरण होते हैं, और इनका उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मूली, शलजम, गाजर ये जड़ के उदाहरण हैं,
जबकि प्याज, आलू, अदरक यह तना के उदाहरण होते हैं। तो इसका सही उत्तर था जड़। जड़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाढ़ से समोदविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोश का रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोश का रस सांद्र हो जाता है, या पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। सही उत्तर क्या है इसका? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बाढ़ से समोदविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मूल में श्वसन रुक जाता है। किसमें? मूल में यानी जड़ में श्वसन रुक जाता है, इसीलिए बाढ़ से समोदविद पौधे मर जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बाढ़ से समोदविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि उनके मूल यानी जड़ में श्वसन रुक जाता है, और श्वसन की क्रिया रुकने के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है और वे धीरे धीरे मर जाते हैं। तो इसका सही उत्तर था मूल में श्वसन रुक जाता है, यानी जड़ में श्वसन रुक जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा इसका। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या होती है। ऑप्शन है, पहला विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, या पहला दूसरा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। इसका सही उत्तर दोस्तों पहले आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलो दोस्तों मैंने ही बता दिया आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा दोनों, यानी पहला और दूसरा कथन इसका सही उत्तर है। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना है और विद्यार्थियों में अपेक्षित अभ्यर्थियों का विकास करने से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों की संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया था आपसे, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है, पहला वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अप्रेरित करना। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा ही इसका सही उत्तर है। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अप्रेरित करना इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। इसके बाद 148 प्रश्न देखेंगे, 148वां प्रश्न देखेंगे। 148 प्रश्न में पूछा गया है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। कैसे देता है? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? फिर दोबारा समझ लीजिएगा, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, पहला सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या डाटा संग्रह का विकास करना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही उत्तर है। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना और वर्गीकरण कौशल का विकास करने से यह संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना।
किया जाना है केवल इसे छोड़कर। मुंह से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक या अमूर्त से मूर्त। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो बताइएगा किसे छोड़कर। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। तो अमूर्त से मूर्त को छोड़कर, केवल अमूर्त से मूर्त को छोड़कर प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है। किसे छोड़कर। अमूर्त से मूर्त। तो इसका सही उत्तर है जो कि नहीं के संदर्भ में था, तो इसका सही उत्तर है अमूर्त से मूर्त। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसे कहते हैं एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। ऑप्शन है पहला, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना या विषयानुसार उपागम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसे प्रस्तावित नहीं करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। इसे प्रस्तावित नहीं करती है, जबकि एनसीएफ 2005 प्रस्तावित करता है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप और विषय अनुसार उपागम। तो दोस्तों इसका जो कि नई के संदर्भ में था वह था ऑप्शन तीसरा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, जो कि आपसे पूछा गया था। यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे ईबीएस का प्रैक्टिस मॉडल पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आगामी परीक्षा में आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट नहीं आ जाता है। तो दोस्तों क्योंकि अभी सी टेट निकल गया है, तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस बचा है कि आप यूपी टेट में डट कर लग जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।